ओके आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है ये क्लास 9th का बायो का। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल कहाँ से आया है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने क्या किया था, एक बाग ट्री की स्लाइस ली थी कॉक की। ठीक है, फिर उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था उसको रख के, तो उसमें इनको छोटे छोटे हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर दिखे थे। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। उसके बाद लिवियन हुक ने 1674 में डिस्कवर किया लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल देखा था उस टाइम पे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस सेल में। ठीक है, 1831 में। उसके बाद प्रिकंजी ने 1839 में एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट होता है ना, उसके लिए ये टर्म यूज़ की थी उन्होंने। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से पार्ट आता है, साइटोप्लाज्म आता है इसके अंदर और न्यूक्लियस आता है। ठीक है, उसके बाद आई थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का सबसे पहले ये पॉइंट था कि जो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ का वो सेल ही है। ठीक है, मतलब जितने टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जो बन रखे हैं, ये सब किससे बन रखे हैं, ये इनका सबसे बेसिक जो यूनिट है वो सेल ही है। उसके बाद इसकी सेकंड थ्योरी ये थी, सेकंड पॉइंट ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से ही बने हैं। ठीक है, जैसे शिल्डे ने 1838 में, ये एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। फिर 1839 में शेचवन ने भी यही बोला था, ये एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी यही बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं। इस थ्योरी को बाद में फर्दर किसने एक्सपैंड किया है, विर्च्यू ने 1855 में। इन्होंने बोला था कि जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो कहाँ से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कि अगर कोई नया सेल बन रहा है तो वो पुराने वाले से ही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में हम क्या देख सकते थे, सेल की स्ट्रक्चर देख सकते थे। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर तो पहले भी देख सकते थे, लेकिन जो मतलब उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, वो हम क्लियरली इसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद सेल दो टाइप का होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, और मल्टी जिसमें एक से ज़्यादा सेल हों। यूनी में एग्जांपल्स आ जाती हैं एम्बीबा वगैरह की, जैसे यहाँ पे मैंने दी हुई है एम्बीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। यहाँ पे मल्टी सेलुलर में आ जाती हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ही ले लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि हर एक जो सेल है वो एक जैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, हर एक टिश्यू एक में एक जैसे सेल्स नहीं होंगे। मतलब कि मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको एक काम दिया गया है कि तुम्हारा ये काम है और तुम्हारा ये काम है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेके यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, सेल। सेल में होते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, उसके अलावा सेल में 3 मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आज हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये क्या करता है, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करके रखता है। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करता है, ये एक तरह का डोर होता है। ठीक है, ये परमिट करता है कि कौन अंदर जाएगा सेल के और कौन बाहर जाएगा सेल के। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सेल के लिए सही नहीं है ये उसको एंट्री ही नहीं देगा अंदर। और जब ये किसी
और मटेरियल्स को प्रिवेंट करता है अंदर जाने से, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका क्या रोल है कि मान लो एक सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कभी भी जो मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन की वो हायर से लो की तरफ होती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब भी कोई कंसंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ जाएगी, मतलब कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। इसी तरह ऑक्सीजन में भी होता है। ऑक्सीजन में क्या है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ से यहाँ इस तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, डिफ्यूजन में। उसके बाद आ जाता है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी मूवमेंट्स होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। मान लो एक सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सल्यूट कुछ भी मान लो, जैसे चीनी मान लो या नमक मान लो, ठीक है, और उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो बाहर जो है इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा, ठीक है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा पानी, तो उसको क्या बोलेंगे, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, 3 सोल्यूशन पढ़ेंगे अब हम इसमें। एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखो क्या होता है। मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल में पानी की कंसंट्रेशन कम है और सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है, सल्यूट की कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट दोनों की तरफ होगी, अंदर से बाहर भी जाएगी पानी, बाहर से अंदर भी आएगा पानी, पर फ़र्क क्या होगा, मैंने क्या बोला कि मूवमेंट सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक यहाँ दोनों का अमाउंट एक जैसा ना हो जाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी का कंसंट्रेशन अंदर भी ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन बाहर भी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, जितना पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं इतने ही बाहर हैं। तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रहेगी, सेल वैसा का वैसा रहेगा, उसका साइज़ भी चेंज नहीं होगा, जैसे जितना था सेल का साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लो कि जैसे सेल की, इसमें क्या होता है, सेल की कंसंट्रेशन में यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा होते हैं, सल्यूट के कम होते हैं, और बाहर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। पानी अंदर बाहर दोनों तरफ जाएगा, बट फ़र्क क्या होगा कि पानी अंदर से बाहर ज़्यादा जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की मॉलिक्यूल्स यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ज़्यादा जाएंगे, तो जिसकी वजह से सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसमें समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही।